हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो डॉग, क्लास शुरू करो, प्रोसीड करो। यस यस, यू आर ऑडिबल नाउ। बच्चों क्लास प्रोसीड करें, आगे बढ़ाई जाए क्लास भाई। बच्चे याद करें कहां तक कारवां हमारा पहुंच गया था भाई। कुछ याद है बच्चों का? नहीं बोलिए। इकोलॉजी में कारवां हमारा काफी आगे बढ़ गया था, आप लोग थोड़ा याद करिए कहां तक पहुंचा है। बोलिए। बच्चे कह रहे की स्टोन पक्का। तो एक की स्टोन होता क्या है? बोलिए बच्चों, कुछ याद करिए। की स्टोन मतलब की प्लस स्टोन। की क्या है भाई? की चाबी है। चाबी मतलब सब कुछ खोल देती है, रास्ता आसान कर देती है चाबी बेटा। इसलिए देखो चाबी का महत्व। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि पारितंत्र जो है उसमें पारितंत्र में विभिन्न प्रकार की स्पीसीज मिलती हैं जिनकी सहायता से हम बहुत सारी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो उसी में कारवां हम आगे बढ़ाते हैं और एक और वर्ड सामने आता है बच्चों, और वो है फाउंडेशन प्रजाति। एक अगला वर्ड है, लिखो फाउंडेशन प्रजाति। फाउंडेशन प्रजाति। जब बच्चों फाउंडेशन प्रजाति की बात होती है, जरा याद करिए किस तरह का मतलब निकल रहा है इसका। थोड़ा सा सोचिए आप लोग, किस तरह का मतलब निकल रहा है। बोलिए, फाउंडेशन होता क्या है भाई? आधार, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में यदि कोई खास तरह के जीव जंतु वनस्पति मिल रही हैं, वो मिलनी शुरू हो गई, तो बच्चों धीरे धीरे वहां पर एक इकोसिस्टम बनना शुरू हो जाएगा और उसी इकोसिस्टम के सराउंडिंग में बहुत सारी प्रजातियां, जीव जंतु आदि विकसित होने लगे। यानी कि जो बाद के समय में जीव जंतु विकसित हुए, वे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी से निर्भर। ये है तो भाई आगे दूसरे होंगे, और ये नहीं है तो आगे दूसरे नहीं होंगे। मतलब मकान है, मकान में यदि नींव है तो मकान है, नींव नहीं है तो मकान फिर नहीं होगा। इस दुनिया में हवा हवा में बेटा कुछ नहीं बनता है। दिस इज ए वेरी क्रिटिकल थिंग।
जैसे आप सागर में कह सकते हैं आपके पाए जाने वाले ये जो कोरल्स हैं। कोरल्स किसी भी पारितंत्र में, सागरी पारितंत्र में कह सकते हैं वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पीसीज है। जब वह विकसित होता है तो तुरंत उस क्षेत्र में सारी चीजें फिर डेवलप होने लगती। आप लोगों को याद है, याद करिए भूगोल में जब मैंने इससे संबंधित चीजों को पढ़ाया था कि क्या क्या चीजें हैं, तो आप लोगों को चीजें जरा याद कीजिए, कुछ बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि यह सागर की विशेष दशाओं में पैदा होती है। तो लिखिए इसको, फाउंडेशन प्रजाति अन्य प्रजातियों के निर्माण, फाउंडेशन प्रजाति अन्य प्रजातियों के निर्माण एवं संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती है। फुल स्टॉप। कोरल एक फाउंडेशन प्रजाति का उदाहरण है। कोरल एक फाउंडेशन प्रजाति का उदाहरण है, कॉमा कोरल, कोरल रीफ, कोरल कॉमा कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। कोरल कॉमा कोरल रीफ का निर्माण करते हैं जिस पर अन्य प्रजातियां निवास करती हैं। चलिए भाई नेक्स्ट लिखे, संकेतक प्रजाति नंबर 2 या 3 होगा ना। संकेतक प्रजाति, संकेतक प्रजाति से अभिप्राय, संकेतक प्रजाति से अभिप्राय किसी एक पौधा या जंतु की प्रजाति से है जो पर्यावरण परिवर्तन के लिए बहुत संवेदनशील होता है। बहुत संवेदनशील होता है। अर्थात यह प्रजाति पारिस्थितिकीय तंत्र की क्षति से, अर्थात यह प्रजाति पारिस्थितिकीय तंत्र की क्षति से तुरंत प्रभावित होती है। जिससे एक चेतावनी के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जिससे एक चेतावनी के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे जल में प्रदूषण का स्तर ज्ञात करने के लिए, जैसे जल में प्रदूषण का स्तर ज्ञात करने के लिए मछली को एक संकेतक प्रजाति के रूप में, मछली को एक संकेतक प्रजाति के रूप में जाना जाता है।
संकेतक प्रजाति के रूप में जाना जाता है? समझ रहे हो बच्चों? जैसे जरा सोचो, मछली में, पानी में मछली है, इससे क्या पता चल रहा है भाई? कि पानी का बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो भी है अच्छा है, यानी कि केमिकली दिस वाटर इज फिट। फर्स्ट बात समझो बच्चों, फ्रॉम द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट यू कैन से यस दिस वाटर इज फिट। मैं ह्यूमन पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। हाँ, वो अलग अलग एक्सटेंट का होता है, मतलब आप उसे और फिल्टर कर लोगे तो फिर वो आप भी पी सकते हो, नहीं तो पशु तो पीते ही हैं। मछली है तो ये बात पहली कह सकते हो। दूसरी बात, वह प्रदूषित नहीं है, उसमें बड़ी मात्रा में प्लैंक्टन्स वगैरह हैं, मछली से पता चल जाएगा। और जरा सोचो, किसी पानी में बेटा मछली ही ना हो, किसी पानी में मछली ही ना हो तो बताइए, इसका मतलब यह है कि यह पानी अत्यंत प्रदूषित हो गया बच्चों। पता है, यह पानी अत्यंत प्रदूषित हो गया। बताओ, जब बेसिक चीज ही नहीं है, जीव ही नहीं है, तो फिर क्यों नहीं है भाई? आखिर क्यों नहीं? तो ये यहां पर समझने वाली बात है कि भाई यहां पर क्या स्थितियां परिस्थितियां बन रही, याद रहेगा। इसी तरह से जरा सोचो, किसी जंगल में या पानी में मगरमच्छ मिल रहा है बच्चों, तो मगरमच्छ जरा सोचो, यदि मिल रहा है तो मैं क्या उसको समझूं? यदि किसी पानी में खूब मगरमच्छ मिल रहे हैं, कई सारे मगरमच्छ, अब मछली से भी आगे चलो, मछली यदि मिल रही है तो यह साबित हुआ कि पानी स्वच्छ है, साफ है, ठीक है। परंतु यदि उस पानी में मगरमच्छ मिल रहा हो तो हम फिर और क्या संकेतक इस पानी के बारे में लगा सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इस पानी में एक बहुत ही विकसित पारितंत्र है बच्चों। मछली है तो हमने यह समझा पानी साफ है, परंतु यदि उसमें मगरमच्छ है तो अब उससे भी आगे समझ जाओगे कि यह पानी साफ सुथरा तो है ही, इसमें एक बहुत ही विकसित पारितंत्र है। इसका मतलब है यहां पर छोटे छोटे प्लैंक्टन्स खूब है, प्लैंक्टन्स को खाने वाली छोटी मछलियां खूब है, छोटी मछलियों को खाने वाली बड़ी मछलियां खूब है, और बड़ी मछलियों को खाने वाला मगरमच्छ भी खूब है। समझे बच्चों? मगरमच्छ भी यहां पर खूब है। इसका मतलब, जब ध्यान रखना, किसी भी क्षेत्र में मांसाहारी की उपस्थिति, सर्वोच्च मांसाहारी की उपस्थिति बच्चों एक विकसित पारितंत्र को प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना, यदि किसी क्षेत्र में एक बहुत ही विकसित पारितंत्र, कोई खास शाकाहारी उच्चाहारी मिल रहे हैं, तो अपने आप में शो कर रहा है कि हां भाई ये एरिया फिट है। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, मगरमच्छ तभी होगा बेटा जब ये खाद्य श्रृंखला बनेगी। खाद्य श्रृंखला में नहीं होगा ना तो बेचारा ये प्लैंक्टन खाने नहीं जाएगा, ये बेचारा इन छोटी मछलियों को खाने नहीं जाएगा जल्दी, फिर तो पूरे दिन मछली पकड़ता रहेगा, मछली पकड़ता रहेगा, तब क्या होगा बोलो? तो ये समझने वाली यहां पर सबसे बड़ी बात यह है बच्चों कि यहां पर एक पारितंत्र, ऐसी शेर यदि किसी जंगल में मिल रहा है तो उसको एक दूसरे तरह से समझ सकते हो कि भाई ये जो शेर है ना, पता, इससे मैं समझ रहा हूं कि इस जंगल में खूब घासें हैं, इस जंगल में खूब सारे शाकाहारी जंतु हैं, इस जंगल में खूब सारे मांसाहारी हैं, इस जंगल में शेर भी है, क्योंकि शेर शाकाहारी भी है, उच्चाहारी भी है, मांसाहारी भी है, उच्चाहारी भी है, सब कुछ। समझे बच्चों? भाई राजा कब होगा? आप लोग इतिहास में भी पढ़ो,
जब शुरुआती व्यवस्था थी मानव की, जब मानव सभ्यता विकसित हो रही थी, तो राजतंत्र या ये तंत्र नहीं था। राजा कब होता है? जब एक विकसित अर्थव्यवस्था होती है। समझे बच्चों? तो किस तरह से समझ सकते हो। चलिए आगे, नंबर 4, अम्ब्रेला प्रजाति। अम्ब्रेला प्रजाति, ये अम्ब्रेला प्रजाति क्या होती है बच्चों? अनुमान लगाइए, सोचिए जरा। चलिए लिखिए, फिर अभी बताता हूं। अम्ब्रेला प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति एक विशाल जंतु या समुदाय होता है, एक विशाल जंतु या संप्रदाय होता है जिस पर बहुत सी प्रजातियां निर्भर रहती हैं, जिस पर बहुत सी प्रजातियां निर्भर रहती हैं, निर्भर रहती हैं। अम्ब्रेला प्रजाति बहुत हद तक, अम्ब्रेला प्रजाति बहुत हद तक कीस्टोन प्रजाति की तरह होती है, कीस्टोन प्रजाति की तरह होती है। फुल स्टॉप। इस प्रजाति को आमतौर पर प्रवासी, इस प्रजाति को आमतौर पर प्रवासी, माइग्रेटरी और बड़े निवास स्थान की जरूरत होती है। जैसे बाघ, ब्रैकेट में टाइगर, जैसे बाघ ब्रैकेट में टाइगर एक अम्ब्रेला प्रजाति का उदाहरण है। एक अम्ब्रेला प्रजाति का उदाहरण है। फुल स्टॉप। जैसे बाघ जो तेंदुआ, सूअर, खरगोश, बाघ जो तेंदुआ, सूअर, खरगोश, हिरन, बंदरों को भी संरक्षण देता है, को भी संरक्षण देता है। समझे बच्चों? ये भी बड़ी खास बात है, ये भी खास बात है। यदि जंगल में टाइगर ना हो, तो मैं कई बार कह चुका हूं, कुछ दिनों बाद जंगल का इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। यानी कि बाकी के जीव जंतु इतना अधिक घासों को चर जाएंगे कि फिर कुछ दिनों बाद वो सब खत्म हो जाएगा, सब मर जाएंगे, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। इस रूप में संरक्षण भाई, जियो खाओ, बस मेरा खाना थोड़ा बहुत आ जाए, मैं भाई एक आध आदमी को लूंगा, बस एक आध आदमी को खाऊंगा, मतलब एक आध खरगोश को, एक आध हिरन को, बाकी सब मजे करो, जाओ खाओ पियो मौज करो, बाकी मैं सब देख लूंगा। क्यों बच्चों? यही है ना। नो सर, लास्ट फाइन पीस रिपीट कर दीजिए। जैसे बाघ एक अम्ब्रेला प्रजाति का उदाहरण है जो तेंदुआ, सूअर, खरगोश, हिरन, बंदरों को भी संरक्षण देता है। लिख लिया भाई रजनी? जो तेंदुआ, सूअर, खरगोश, हिरन व बंदरों को भी संरक्षण देता है। तो ये टर्मोलॉजी इन आगे ध्यान रखना, कई जगह यूज होती है
ये टर्मोलॉजी सीधे सीधे प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं, आपको डिफाइन करने के लिए एक तरफ शब्दावलियां होंगी, एक तरफ उनकी परिभाषाएं होंगी, तो आप लोग जोड़ लेंगे। बोलिए। संरक्षण क्या लिखा है? संकरण कैसे? अरे बेटा अभी बोल तो रहा हूं। हिरन का शिकार तो करता है बेटा, पर उसी बहाने 10 हिरन आगे पैदा होते हैं, एक मरते हैं तो 10 पैदा होते हैं, समझी? एक स्थिति ये आ जाएगी कि मान लो जंगल में शेर ना हो, मैं कई बार, तो सब बार बार वही बातें होती रहती, जंगल में शेर ना हो बेटा तो इतने ज्यादा जंतु हो जाएंगे, शाकाहारी जंतु, ये समस्या हो जाएगी। बताया था ना अभी कुछ दिनों पहले, देख रहे हो अपने गांव देहात में नीलगाय कितनी पहुंच गई हैं, बंदर कितने पहुंच गए हैं बच्चों। हमारे गांव में बंदर अभी पिछले 7-8 सालों से बच्चों इतना उपद्रव मचा रखा था, 6-7 साल में, मतलब पूरा गांव परेशान हो गया था। और इतना धीरे धीरे 1-2 बंदरों से 70-80 बंदरों का ग्रुप हो गया था, और समूह में चलते थे, समूह में चलते थे, मतलब बड़ा गांव है, 2-4 दिन रहते थे एक साथ। तो गांव के एक साइड में खाया, फिर दूसरे साइड में, फिर तीसरी साइड में, वो मतलब ये रहता था कि भाई गांव में बंदर आ गए हैं, अभी पूरब टोला में, पूरब से मध्य मीडियम में, मीडियम से पश्चिम टोला में पहुंचेंगे। और विश्वास करो बच्चों, फल सब्जियां दुश्वार हो गया था लोगों का उगाना, पता आप लोगों को। और बाद में जब इनकी संख्या ज्यादा बढ़ गई, लोगों ने उगाना छोड़ दिया, तो अब खेत में जो सरसों के फूल होते थे ना, ऐसे जाते थे, सरसों के फूल को यूं नोच लेते थे, खा गए। पता है, सूअर कई एरिया में आलू को उखाड़ के खा जाती हैं, देखा होगा, सुना होगा आप लोगों ने। नीलगाय की वजह से, मैं अपने गांव का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, लोगों ने गन्ना बोना छोड़ दिया, लोगों ने अरहर बोना छोड़ दिया, समझे? क्यों भाई? नीलगाय पहले तो प्रॉब्लम नहीं थी, हमें बचपन में याद है कभी नीलगाय सुना करते, बाबा बाबा बताते थे कि भाई नीलगाय कभी आती थी, तो हम सोचते नीलगाय कैसी होती थी। आज हमारे लिए समस्या हो गई, क्यों? जंगल में उनका कोई शिकारी नहीं रहा बच्चों। बंदर इतनी ज्यादा समस्या क्यों हो गए? शिकारी नहीं रहा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि प्रत्येक जीव में प्रजनन की असीम क्षमता होती है, यदि उनकी जनसंख्या का नियंत्रण ना किया जाए प्रकृति द्वारा, तो प्रत्येक जीव कुछ ही दिनों में इस पृथ्वी को भर देगा, भर देगा बच्चों, भर देगा। तो बंदर आजकल भर रहे, उनका शिकारी कोई है ही नहीं। बंदर के शिकारी होते थे आपके तेंदुआ, वही पेड़ पे चढ़ के उन्हें मारते थे। अब है ही नहीं तेंदुआ, समझे बच्चों? तेंदुआ है ही नहीं, तब वो जनसंख्या उनकी खूब बढ़ रही है। नीलगाय का शिकारी केवल शेर था, चीता थे, क्योंकि भारी होती है, छोटे मोटे को संभल में नहीं आती है। अब कहां पर शेर है भाई, कहां चीता है जंगलों में? वाइल्ड लाइफ एक्ट उन्हें प्रोहिबिट करता है मारना, तो संख्या बढ़ रही है। तो ये सब चीजें समझने वाले। चलो आगे एक शब्द लिखो, संक्रमिका। ये कुछ शब्दावलियां हैं, संक्रमिका, कोर प्रभाव, कोर प्रभाव, एज इफेक्ट्स, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है बच्चों। लिखो, संक्रमिका, दो या उससे अधिक विविध समुदायों के मध्य, दो या उससे अधिक विविध समुदायों के मध्य
विविध समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को संक्रमिका कहते हैं। संक्रमिका कहते हैं। जैसे घास स्थल तथा वन क्षेत्र, जैसे घास स्थल तथा वन क्षेत्र, फुल स्टॉप। इकोटोन में दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं। दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यह क्षेत्र महत्वपूर्ण सूचक हो सकता है। महत्वपूर्ण सूचक हो सकता है। नंबर 2, इकोटोन बहुत छोटे क्षेत्र से विशाल क्षेत्र में फैला हो सकता है। नंबर 3, एक इकोटोन को दो समुदायों के बीच एक स्पष्ट रेखा के साथ तीव्र वनस्पति संक्रमण का क्षेत्र हो सकता है। ये देखो, समझ में आ रहा है बच्चों? देखो तो ये क्या है? झाड़ियों वाला क्षेत्र संक्रमिका है। देखो बहुत सिंपल वे में, वन है इस यानी कि इस क्षेत्र में वर्षा अधिक हो रही है ना? इस क्षेत्र में वर्षा अधिक हो रही है तो यहां पे देखो बड़े बड़े पेड़ हैं, यहां पे वृक्ष मिल रहे हैं। परंतु इस क्षेत्र में देखो वर्षा कम हो गई है तो अब आपको दिखाई दे रहा वृक्ष छोटे हो गए हैं, गैप हो गया है। गैप में देखो झाड़ियां वगैरह मिल रही हैं, घासें मिल रही हैं, ये देखो, और बीच बीच में छोटे छोटे पेड़ मिल रहे हैं, वृक्ष मिल रहे हैं। परंतु उसके बाद देख और छोटा सा वृक्ष मिला, उसके बाद देखो धीरे धीरे अब सिर्फ घासें ही घासें मिल रही हैं। तो ये झाड़ियों वाला क्षेत्र है, क्या है? संक्रमिका। यानी कि देखो यहां पे जंगलों वाला करैक्टर भी है तो यहां पर घासों वाला करैक्टर भी है। क्लियर? चलो भाई आगे लिखिए, एक और डायग्राम चलो बना लो।
दलदली भूमि, ये क्या है? संक्रमिका का उदाहरण है। ये क्या हो गया भाई? जलीय पारितंत्र। और ये क्या हो गया बच्चों? स्थलीय पारितंत्र। इन दोनों के बीच में आपका ये हो गया। बनेगा डायग्राम, जल्दी से बनाइए। चलो नेक्स्ट लिखो। कोर्स प्रभाव, कोर प्रभाव, एज इफेक्ट। सर, दलदली भूमि कॉन्टिनेंटल शेल्फ में है या उसके ऊपर? अरे बेटा, दलदली दोनों में होगी। इस एरिया में पानी वानी चढ़ेगा, है कि नहीं? कुछ दिनों यहां पर पानी बढ़ गया, मान लो बारिश वारिश हो गई तो पानी में डूब जाएगा। फिर कुछ दिनों बाद पानी वानी हट गया, भाई ये फ्री हो गया, तभी तो संक्रमिका है। यानी कि कुछ पानी कुछ स्थल, कुछ पानी कुछ स्थल, दोनों का करेक्टर मिल रहा है यहां पर। चलो आगे लिखो। कोर प्रभाव, यह एक पारिस्थितिकीय अवधारणा है। यह एक पारिस्थितिकीय अवधारणा है जो यह इंगित करती है कि यह एक पारिस्थितिकीय अवधारणा है जो यह इंगित करती है कि जहां दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं, जहां दो पारितंत्र आपस में मिलते हैं, कौमा, वहां विशाल विविधता पाई जाती है। वहां विशाल विविधता पाई जाती है। फुल स्टॉप। इस कोर प्रभाव में जहां दो क्षेत्र ओवरलैपिंग होते हैं, इस कोर प्रभाव में जहां दो क्षेत्र ओवरलैपिंग होते हैं, वहां दोनों क्षेत्रों की प्रजातियां पाई जाती हैं। वहां दोनों क्षेत्रों की प्रजातियां पाई जाती हैं। फुल स्टॉप। इसके अलावा कुछ विशिष्ट प्रजातियां भी होती हैं। इसके अलावा कुछ विशिष्ट प्रजातियां भी होती हैं जो किसी भी पारितंत्र में अकेले नहीं पाई जाती हैं। कोर प्रभाव के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। कोर प्रभाव के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर एक, जहां घाटी एवं पर्वत मिलते हैं। घाटी एवं पर्वत, ये देखो बच्चों,
ये क्या है, घाटी हो गई, तो ये क्या है, पर्वत हो गए। तो बच्चों इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र, तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, यही हो गया आपका कोर प्रभाव। नंबर 2, नदी के किनारे के घास के मैदान। ये देखो, मान लो नदी है, तो ये क्या होंगे बच्चों, उसके किनारे का घास का जो क्षेत्र होगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए। चलिए भाई, हो गया, डायग्राम बन गया, हो गया ये। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। आगे नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का संचरण। पारितंत्र में या पारिस्थितिकीय तंत्र में पदार्थों का संचरण। बच्चों एक बात तो आप लोग जान चुके हैं कि इस प्रकृति में निरंतर कुछ चीजों का इनपुट होता रहता है, तो ऊर्जा के रूप में कुछ चीजों का आउटपुट होता रहता है, और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। सो हमारा पारितंत्र, हमारा जीवन चलता रहता, जैव विविधता बनी रहती है। बट एक आप देखेंगे आखिर इस पारितंत्र में किन किन चीजों का इनपुट होता है। तो बच्चों आप इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, इस पारितंत्र में जो जल मंडल है, स्थल मंडल है, वायुमंडल है, जैव मंडल है, ये जो चारों मंडल हैं, ये सभी एक दूसरे को कुछ ना कुछ इनपुट करते रहते हैं और आउटपुट करते रहते हैं। इनसे कुछ लेते हैं, इनको कुछ देते हैं। जैसे आप वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं तो CO2 देते हैं। बोलिए, ये क्रिया होती कि नहीं, गिव एंड टेक की। कल्पना करिए कि इस पृथ्वी पर CO2 खत्म हो जाए। कल्पना करिए बच्चों, विश्वास करो, 1 साल के अंदर सभी प्लांट खत्म हो जाएंगे। और कल्पना करिए ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो अगले कुछ घंटों में यह पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। ये बड़ी खास बात है। तो भाई हम देते हैं, आउटपुट दे करते हैं, तो प्रकृति हमें इनपुट करती है O2 के रूप में। लिथोस्फीयर से हम कुछ चीजें लेते रहते हैं। भाई आखिर हमारी शरीर किसकी बनी है? बोला कई बार भी पढ़ाया गया था ना, मिट्टी की शरीर बनी हुई मिट्टी की काया, और छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये बॉडी हमारी 5 तत्वों से बनी हुई है। फिर हमारी बॉडी में पानी भी बड़ी मात्रा में, यानी कि हाइड्रोस्फीयर का भी पार्ट भरा हुआ है। फिर बच्चों एक बड़ी खास बात है, बॉडी बढ़ेगी, आगे चलती रहेगी, एक समय बाद इस बॉडी का क्षय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी, डिकम्पोज हो जाएगी। परिणाम क्या होगा?
जो भी इस बॉडी के तत्व हैं इस मिट्टी में मिल जाएंगे, सभी इस मिट्टी में मिल जाएंगे। यह क्रिया इनपुट विभिन्न रूपों में चलती रहती है, गैसों के रूप में चलती है, सॉलिड पदार्थों के रूप में चलती है, लिक्विड के रूप में चलती है, यानी कि वस्तु की प्रत्येक अवस्था के रूप में इनपुट निरंतर बना रहता है विभिन्न मंडलों के द्वारा, चाहे जल मंडल हो, वायुमंडल हो, स्थल मंडल हो या जैव मंडल हो। और यह आपूर्ति जितनी सुनिश्चित रहती है, यह संचरण जितने निर्बाध रूप से चलता रहता है, उतनी ही पृथ्वी के ऊपर जीवन आसानी से चलता रहता है। यदि यह गड़बड़ हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जब इनमें हम देखते हैं बच्चों पदार्थों के संचरण में, तो आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो आपकी बॉडी में आते हैं, किसी जीव की बॉडी में जाते हैं, उनकी कुछ मात्रा बहुत ज्यादा होती है और कुछ मात्रा बहुत कम होती है। जैसे आपकी बॉडी में बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन जैसे तत्व बड़ी मात्रा में आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। और ये जब अलग अलग अनुपात में मिलते हैं तो अमीनो एसिड्स बनाते हैं, और जब अमीनो एसिड्स मिलते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन मिलते हैं तो हमारे शरीर का आगे का अंग बनते हैं, और क्रिया हमारी सुचारू रूप से चलती रहती है। यानी कि हमारे सेलों के निर्माण में से जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनके निर्माण में, हमारी बॉडी के मेंटेनेंस में इन विभिन्न प्रकार के तत्वों की महत्ता है, कम या ज्यादा। अब सोचिए हमारी बॉडी में कॉपर भी होता है, कॉपर का भी अपना महत्व है क्या? बिल्कुल भाई, कॉपर का भी महत्व है। तो लोहे का भी महत्व, बिल्कुल लोहे का महत्व है बच्चों। सोना चांदी इनका भी महत्व, बिल्कुल हमारी बॉडी में क्या सोना, बिल्कुल सोना है, सोना है बिल्कुल। इसलिए गाना भी देखो चलता है ना, तू मेरा तू मेरा तू मेरा, कैसे गाना, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, मिलके जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर से जाना। यस बच्चों, हमारी बॉडी में सोना भी होता है, हमारी बॉडी में चांदी भी होती है, हमारी बॉडी में कॉपर भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है। इसीलिए देखो बच्चों प्राचीन काल में इन्हीं प्रकार के बर्तनों से बने हुए, इन्हीं प्रकार के तत्वों से बने हुए बर्तनों में पहले हम खाना खाते थे। कभी ध्यान दिया आप लोगों ने बच्चों? अब पूर्व बड़ा देर से पहुंचा है भाई, लिखता है नमस्ते सर जी एवरीबॉडी। अच्छा, तो अब यहां पे जरा बताइए आप लोग कि आखिर उसकी क्या जरूरत पड़ेगी उस बर्तन में खाने में? अरे जरूरत पड़ती है। लोहे के बर्तन में खाएंगे तो लोहांश पहुंच जाएगा। पीतल के बर्तन से खाएंगे तो उसमें कॉपर है, थोड़ा बहुत और दूसरे पदार्थ हैं, वो सब मिक्स होके जिंक वगैरह सभी मिक्स उसका बनता है ना, तो उसका भी अंश हमारी बॉडी में पहुंच जाएगा थोड़ी थोड़ी मात्रा में। परंतु आजकल ऐसा नहीं हो रहा है। आजकल पता चला हम लोग प्लास्टिक में खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में आजकल प्लास्टिक पहुंच रहा है। नया संचरण क्या प्रवृत्ति देखी जा रही। चलो खैर लिखो, प्रोपेगेशन ऑफ मैटर इन इकोसिस्टम, ये भी इंग्लिश में लिख लो भाई। प्रोपेगेशन ऑफ मैटर्स इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम लिखो, जीवमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जीवमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, स्थल मंडल, जीवमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल में विभिन्न जैविक एवं अजैविक तत्वों का, विभिन्न जैविक एवं अजैविक तत्वों का
विभिन्न चक्रों के माध्यम से विभिन्न चक्रों के माध्यम से इस तरह संचरण होता है कि माध्यम से इस तरह संचरण होता है कि इस तरह संचरण होता है कि इन तत्वों का एक सकल द्रव्यमान इन तत्वों का एक सकल द्रव्यमान इन तत्वों का एक सकल द्रव्यमान सदैव समान रहता है, सदैव समान रहता है। समान रहता है और ये तत्व जैविक समुदायों के उपयोग के लिए और ये तत्व जैविक समुदायों के उपयोग के लिए सर्वदा उपलब्ध रहते हैं, सर्वदा उपलब्ध रहते हैं। फुल स्टॉप। जीवमंडलीय पारितंत्र में जीवमंडलीय पारितंत्र में संचरित होने वाले पोषक तत्वों को जीवमंडलीय पारितंत्र में संचरित होने वाले पोषक तत्वों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक चार्ट टाइप में बना लो बच्चों। समूह, तत्व, कार्य। नंबर 1, बृहद स्तरीय पोषक तत्व। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फेरस। क्या महत्व है भाई? ये तत्व जीवों की कोशिकाओं की संरचना का निर्माण करते हैं। तथा जीवों में चर्बी तथा कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख घटक हैं।
नंबर 2 गौण तत्व, क्लोरीन, कैल्शियम, तांबा, लोहा, मैंगनीज, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, अरे बच्चों हाँ एक तो इसमें छूट गया, प्रमुख घटक है, इसी में एक दूसरा भी है, जरा यहां पे लिख लेना भाई। नाइट्रोजन प्रोटीन निर्माण, इसी का एक दूसरा पार्ट है भाई। नाइट्रोजन वाला छूट गया, एक यहां पे लिख लो, नाइट्रोजन प्रोटीन का निर्माण फास्फोरस जीवों में न्यूक्लिक एसिड, जीवों में न्यूक्लिक अम्ल तथा कोशिकाओं का निर्माण करता है, तथा कोशिकाओं का निर्माण करता है। चलिए भाई अब इसमें लिख लीजिए ये क्या करती है, इसमें भी कई हैं। नंबर 1 सल्फर अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, सल्फर या गंधक अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। नंबर 2 कैल्शियम जीवों की कोशिकाओं कोशिकाओं की दीवारों को मजबूत करता है। दीवारों को मजबूत करता है। नंबर 3 मैग्नीशियम क्लोरोफिल का उत्पादन करता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल, जानते होंगे आप लोग, क्लोरोफिल का उत्पादन करता है। नंबर 3 सूक्ष्म पोषक तत्व
तो इसमें है बच्चों एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, बोरान, बोरान, ब्रोमीन, कॉपर, एक मिनट, कोबाल्ट, कोबाल्ट, कॉपर तो हो गया, कोबाल्ट, कोबाल्ट, जिंक, आयोडीन, आयोडीन, क्रोमियम, क्रोमियम, लिखिए। यद्यपि पौधों को इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, कम मात्रा में होती है, किंतु फिर भी इनका काफी महत्व है, किंतु फिर भी इनका काफी महत्व है, महत्व है। लिख लिया बच्चों? जल्दी से लिखो फटाफट। वाह बच्चे बहुत तेज लिख रहे हैं, वेरी गुड। तो ये जितने भी पदार्थ हैं इन्हीं का संचरण बच्चों वातावरण में घूमता रहता है, होता रहता है, एक विशेष प्रकार से एक चक्रीय दशा में चीजें घूमती रहती। ये ज्यादातर चीजें जरा सोचो बच्चों, पृथ्वी के सतह पर मिलती हैं, किसी स्थान पर मिलती हैं, और जब केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तो ये एक तरह से रसायन है। जैसे ये सभी पदार्थ तत्व के रूप में, इनऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में आप लोग देख सकते हैं। ये सब इनऑर्गेनिक केमिकल्स है ना, केमिस्ट्री में आप लोगों ने 8वीं में पढ़ा होगा, सभी तत्व हैं। ये इनऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में ये हमारी पृथ्वी में घूमते रहते हैं, पृथ्वी के सतह पर मिलते हैं और चक्र में घूमते रहते हैं, और जीवों में ये पाए जाते हैं। ध्यान देना बच्चों, पृथ्वी के सतह पर मिलते हैं, कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं कुछ, तो इसलिए भूगोल की बात हो गई। ये सभी केमिकल हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, तो केमिस्ट्री की बातें हो गई। और ये सभी मिल कहां रहे हैं? जीव जंतुओं में मिल रहे हैं, तो जीवों की बात हो गई। तो इसी से एक अगला एडवांस कंसेप्ट और आता है, हो सकता आप लोगों ने सुना हो, जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र, वर्ड पर ध्यान दो। जंतुओं में ये खास बात देखो, हाइफन भी है,
हाइफन भी है, ये हाइफन क्या शो कर रहा है, एक दूसरे से लिंक है। आपने इको सिस्टम का जो डायग्राम पढ़ा था याद करिए, अंत में सबको कहां मिल जाना है, इसी मिट्टी में मिल जाना है, इसी मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी में मिलते ही किसका भाग बन गए, क्रस्ट का भाग बन गया। क्रस्ट का जो अध्ययन होगा भूगोल आ गया भाई, ठीक है। और फिर वही मिट्टी जीव जंतुओं के रूप में आगे बढ़ जाती है। कैसे भाई, तो वनस्पति बन जाती है या फिर मानव जंतु बन जाता है, वो पैदा हो जाता है। फिर इसलिए कहा जाता है अरे भाई मिट्टी से पैदा हुए और मिट्टी में मिल जाता है। चलो लिखो, पोषक तत्वों तथा महत्वपूर्ण, लिखो जल्दी से, पोषक तत्वों तथा महत्वपूर्ण लघु एवं दीर्घ तत्वों के, लघु एवं दीर्घ तत्वों के, दीर्घ तत्वों के जैविक रूप से, दीर्घ तत्वों के जैविक पोषक तत्व तथा महत्वपूर्ण लघु एवं दीर्घ तत्वों के जैविक से अजैविक, दीर्घ तत्वों के जैविक से अजैविक या अजैविक से जैविक या अजैविक से जैविक घटकों में गति, अजैविक से जैविक घटकों में गति के फलस्वरूप ही पारितंत्र में, के फलस्वरूप ही पारितंत्र में पोषक तत्वों का प्रवाह निर्धारित होता है। पोषक तत्वों का प्रवाह निर्धारित होता है। इसे सामान्यतः जैव भू रसायन चक्र, इसे सामान्यतः जैव भू रसायन चक्र, इसे सामान्यतः जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। और एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से, और एक पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को, पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषण चक्र कहा जाता है। पोषण चक्र कहा जाता है। विशेषताओं के आधार पर पोषक तत्व, विशेषताओं के आधार पर पोषक तत्व चक्र या पोषण चक्र, विशेषताओं के आधार पर पोषण चक्र दो प्रकार के होते हैं। गैसीय चक्र और दूसरा अवसादी चक्र। क्या है भाई गैसीय चक्र? गैसीय चक्र, इसमें भंडारण, भंडारण या तो वायु, या समुद्र,
समुद्र द्वारा समुद्र में होता है। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एवं जल का भंडार होता है। भंडारण होता है। समझ रहे बच्चों? सिंपल सी बात है। देयर आर टू टाइप ऑफ मोमेंट ऑफ साइकिल। पहला क्या होगा? गैसियस, जिसमें हमारे वायुमंडल में सैकड़ों गैसें पाई जाती हैं, वे घूमती रहती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन, जिनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, नियोन, हंड्रेड्स ऑफ गैसेस। उसी में जलवाष्प भी है वायुमंडल में भाई, वो भी गैसियस अवस्था में। और ये कहां से पहुंचता? सागर से। तो इधर आ जाइए भाई। और शादी में इसमें भंडारण पृथ्वी के मूल भूपटल भूपटल पर होता है। इसके अंतर्गत लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्वों का भंडारण होता है। लिख लिया आप लोगों ने बच्चों? बना लिया सबने? चलो बहुत अच्छा, गुड। चलो अब जरा हम एक एक भाई कार्बन चक्र और ये चक्र, दो एक चक्र हैं, उनको देख लेते हैं। यानी कि इस पृथ्वी में जीवों से पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के रासायनिक गतिविधियां चलती रहती हैं। कुछ गैस के रूप में होती हैं और कुछ सॉलिड मटेरियल के रूप में होती हैं। इन दोनों चीजों से, जैसे आप सोचो आयरन, कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सब मिलते हैं तो हमारी हड्डी बनती है मजबूत, है ना। फिर हड्डी का निर्माण होता है, फ्लैश बनते हैं उसके ऊपर। तो हम लोग निरंतर सांस लेते रहते हैं, गैसों का एक्सचेंजेस होता रहता है, तो गैसियस है। अब जरा देखते हैं कुछ एक इंपोर्टेंट, आगे लिखिए। कार्बन चक्र, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, आज जिस हिसाब से साइकिल की बातें होती हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा चक्र की बात कही गई है कि ये जीवन पैदा होता है, मरता है, चक्र चलता रहता है विभिन्न स्तर से। तो शुरू में ये सब बातें मजाक बनाई जाती है, ऐसा कुछ होता है, चक्र भी चलता है, फालतू की बातें।
परंतु नाउ ईच एंड एवरी इन एवरी ईच एंड एवरी साइंस इट्स ए वेल एक्सेप्टेड थिंग्स कि हाँ भाई सही बात है, चक्र होते रहते, क्योंकि चक्र नहीं है तो बच्चों कंटिन्यूएशन नहीं होगा। जरा सोचिए कार्बन हमारी पृथ्वी पर कैसे बना हुआ है, इसका भी एक अपना चक्र चलता है, एक व्यवस्था है और उसी व्यवस्था के माध्यम से जीवन चलता रहता है। कैसे भाई, जरा देखो आप लोग। इंग्लिश में लिख दो बच्चों, प्रीलिम्स में ही आते हैं, मेंस में तो आता नहीं है, तो इंग्लिश में लिख दूं क्या, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? बोलिए भाई, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। कार्बोनेट्स in water, organic component plants, limestone, coal, organic component, animal, petroleum, ये देखो बच्चों, कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं? वातावरण में हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है, ये जो हमारे वातावरण में एटमॉस्फेयर में मिलती है उसे सबसे पहले यूज कौन करता है? ऑर्गेनिक मटेरियल। और ऑर्गेनिक मटेरियल किस फॉर्म में? प्लांट के फॉर्म में। केमिस्ट्री में मैंने बताया हुआ था आप लोगों को, CO2 प्लस H2O, फोटोसिंथेसिस, है ना, एन क्या बन गया? C6H12O6, NO2 निकल गया। यही है ना केमिस्ट्री में। प्लांट में आया, प्लांट में लीफ, ये वो, उसके रूट्स, बार्क जो भी बढ़े। अब ये जब बढ़े बच्चों तो भाई ये मरेगा कि नहीं? मरेगा तो क्या क्या होगा बच्चों? यहां पे देखो, एक ये हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हो गए वातावरण में, बहुत ज्यादा हो गए बच्चों, तो एक दिन स्थिति ये आएगी, भूगर्भीय हलचल हुई
तो प्रकृति उसको क्या करती है, दफन कर देती है। इतनी बड़ी भूमि पर जो भी पेड़ पौधे थे, वनस्पतियां थीं, सभी को प्रकृति ने दफन कर दिया। सैकड़ों हजारों मीटर की गहराई में दफन कर दिया। तो वही बन गए, या तो कोयला बन गए या तो पेट्रोल बन गए। और बच्चों उसी क्रम में ये भी तो है, ऑर्गेनिक जीव जंतु जो हैं वे भी तो यहां पर क्या बोलते हैं, सड़गल रहे हैं, दफन हो जाए। तो दफन जब हो जाएंगे तो ये भी बन जाएंगे भाई, उसमें क्या है। तो इस तरह से यहां पर आप समझ सकते हैं, इन्हीं को एनिमल्स खाते हैं, ऑर्गेनिक प्लांट्स को एनिमल्स खा रहे हैं, मर रहे हैं, पेट्रोलियम बना दिए। यानी कि कह सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ क्या बोलते हैं, बरी करें, उन्हें बरी हो जाएंगे, यानी कि जमीन में दफन हो जाएंगे। तो जब जमीन में दफन हो जाएंगे तो कोल बन सकते हैं, पेट्रोलियम बन सकते हैं। ये जो जंतु ये भी दफन हो जाएंगे तो पेट्रोलियम बन जाएंगे। फिर जब दूसरा से देखो, एटमॉस्फेयर में CO2 है, यह पानी में गिरेगा बच्चों, नदी में है, समुंदर में है। तो नदी में जब समुंदर में गिरेगा तो कार्बोनेट्स बनेंगे, और यही कार्बोनेट्स बच्चों जब नीचे जमीन में धीरे धीरे बैठ जाता, परतों के रूप में संचित हो जाता है, तो एक लंबे समय बाद, लंबी प्रक्रिया के बाद यह बन जाता है आपका लाइमस्टोन, यानी पत्थर बन जाता है, चूना पत्थर इसे कहा जाता है। ये सब क्रिया हजारों, लाखों, करोड़ों करोड़ों साल में होती, 2 दिन की नहीं है। तो इस तरह से यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी कि देखो भाई, फिर जरा देखो, ये जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, यानी कि प्लांट्स है, ये जो प्लांट्स है, कुछ ये प्लांट जो है CO2 छोड़ता है कुछ थोड़ी मात्रा में, तो वो भी वातावरण में चली जाए। जैसे नाइट में बहुत सारे प्लांट CO2 छोड़ते हैं हल्की हल्की मात्रा में। फिर उन्हीं में से देखो ये जंतु यहां से आया, और यह जो जंतु जो यानी कि एनिमल से ऑक्सीजन लिया था, और फिर ये क्या किया, CO2 छोड़ दिया, फिर वातावरण में चली गई, और इस तरह से चक्र चलता रहता है। जरा इसमें बच्चों एक बात पे थोड़ा सा ध्यान दो, नीचे क्या है, नीचे पेट्रोलियम है भाई, पेट्रोलियम है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट एनिमल, ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्लांट्स, कोल, लाइमस्टोन। ये यहां पे एक खास बात ध्यान देने वाली है बच्चों कि जरा सोचो, प्रकृति ये वृक्षों को पैदा करती है और उनकी एक बड़ी मात्रा दफन करती रहती है। सोचो प्रकृति कितनी बड़ी इंजीनियर है बच्चों कि दफन सैकड़ों हजारों मीटर की गहराई में किया है, छोटी मोटी नहीं, सैकड़ों हजारों मीटर की गहराई में किया है। यह सोचने वाली बात। क्यों भाई? क्योंकि प्रकृति को पता है कि ये साहब लोग ऐसे हैं, ऊपर रहे तो प्रॉब्लम होगी, और उसी को हम लोग देखो प्रॉब्लम में आजकल पाल रहे हैं। कैसे भाई? ये जितने भी चीजों को प्रकृति ने दफन नीचे किया था, इन सभी को निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, निकाल के उपयोग कर रहे हैं। तो ये बताइए, निकलेगा तो ये CO2 फिर बढ़ जाएगा कि नहीं? जो प्रकृति ने कोयला के फॉर्म में, प्रकृति ने जो पेट्रोलियम के फॉर्म में दफन किया है, आपने कहा ना भैया अब तो हम गाड़ी चला के ही रहेंगे, तो भाई लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो परिणाम देखो क्या हो रहा है बच्चों, CO2 वातावरण में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की घटना घट रही है। समझे? तो इसे कहानी समझ में आती होगी कि आखिर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इतनी गहराई में क्यों है, क्योंकि प्रकृति चाह रही है कि ये सब यूज ना करे। प्रकृति चाह रही कि मानव इन सबसे दूर रहे भाई, परंतु अलका ने कहा ना भाई, हम तो अब पेट्रोल जलाएंगे, केरोसिन जलाएंगे। तो भाई ठीक है, जलाओ,
समझ गए बच्चों? तो ये प्रॉब्लम, ये समझने की बात है। देखो कितनी जबरदस्त हमारी नेचर है। इसीलिए कहा जाता है भगवान जो भी करते अच्छा करते हैं, भगवान जो भी बनाते अच्छा बनाते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट लिखो। ऑक्सीजन का बना लिया आप लोगों ने? बन गया ये? चलो नेक्स्ट ऑक्सीजन का। सबसे आसान चक्र ऑक्सीजन का है बच्चों। एटमॉस्फेरिक O2, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, respiration in animal and plant, animal and plants. Photosynthesis in green plant, ये देखो बच्चों सिंपल सा बना लिया। पहला एटमॉस्फेरिक O2, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, रेस्पिरेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। देखिए भाई अब क्या हो रहा है, वातावरण में हमारे O2 मिलती है, उस वातावरण में व्याप्त O2 को, वातावरण में व्याप्त O2 को एनिमल्स एंड प्लांट्स इनहेल करते हैं, यानी कि हम सांस ले रहे हैं, वातावरण में व्याप्त जो भी हमारी ऑक्सीजन है उसको हम लोग ले रहे हैं। बड़ी सूक्ष्म मात्रा में कुछ प्लांट भी नाइट में कंज्यूम करते हैं। चलिए भाई उन्होंने लिया, वहीं पर प्लांट विशेष रूप से आपको विभिन्न रूपों में चीजों को छोड़ते हैं। जैसे प्लांट पानी छोड़ेंगे, प्लांट कुछ पानी छोड़ेंगे, एनिमल जो होंगे रिस्पिरेशन के थ्रू O2 छोड़ेंगे, एनिमल जितने भी होंगे CO2 छोड़ेंगे, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इसी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हुए और सूर्य के प्रकाश में पौधे फोटोसिंथेसिस करेंगे, और जो फोटोसिंथेसिस करेंगे बच्चों तुरंत ये वातावरण में छोड़ दिए जाएंगे, वातावरण में छोड़ दिए जाएंगे। फिर कुछ ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इसको बनाएंगे, जैसे फिर प्लांट्स वगैरह कुछ कंज्यूम भी करेंगे, कुछ बनाएंगे, और यह क्रिया निरंतर चलती रहती। बोलिए सबको समझ में आ गया? बोलिए भाई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं? तो बस ये सारी बातें हुई आपकी, कह सकते हैं
आपके उसकी गैसियस चक्रण की, इस तरह से क्रिया चलती रहती है। एक अवसादों का भी आप लोगों को चक्र बता देता हूं, जैसे फॉस्फेट का। हालांकि ये प्रीलिम्स में बहुत पहले पूछे जाते थे, अब ये नहीं पूछे जाते हैं, परंतु कई बार कुछ बेसिक चीजों को समझने के लिए कई बार हेल्पफुल हो जाते हैं, तो मैं बता देता हूं। बना लिया आप लोगों ने? बना लिया? चलो भाई हटाते हैं इसको। नेक्स्ट लिखो फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र रॉक एंड सोयल, रन ऑफ, स्ट्रीम्स, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, मेटाबॉलिज्म, consumption by animal, डिकम्पोजिशन। देखो बच्चों, कहीं कहीं फॉस्फेट की कुछ खास चट्टानें मिलती है, फॉस्फेट की कुछ खास चट्टानें मिलती, तो कहीं कहीं सूक्ष्म मात्रा में यह मिट्टी में भी मिला होता है। और इसकी बड़ी खास बात होती है कि पानी में यह आसानी से घुलनशील होता है। तो जब यह पानी में घुलनशील होगा, बारिश होगी, तो बच्चों बहते हुए, रन ऑफ मीन्स बहते बहते, RUN ऑफ डबल F, रन ऑफ मीन्स बहते बहते। तो बहते बहते मतलब किस में पहुंच जाएगा? झीलों में पहुंच जाएगा, नदियों में पहुंच जाएगा। अब नदियों झीलों में पहुंच गया तो फिर बन जाएगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यह फॉस्फेरस किस में चेंज हो गया? फॉस्फेट में। अब ये फॉस्फेट जब आगे हो जाएगा तो ये फॉस्फेट देखो बच्चों आगे बढ़ा, इसी फॉस्फेट को फिर प्लांट और एनिमल फिर लेने लगते हैं। ये देखो, प्लांट्स एब्जॉर्प्शन होता है। ये देखो, ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं और अपने अंदर फॉस्फेट आयंस के रूप में या अन्य किसी रूप में इसको संचित कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है भाई? अब इसी को एनिमल खा लिया बच्चों, इट कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स। जब एनिमल खाएगा तो फिर उसके मेटाबॉलिज्म की क्रिया होगी, यानी कि उसके शरीर में
विभिन्न प्रकार से परिवर्तन होगा, मेटाबॉलिज्म होंगे, और वही एटीपी। सोचो क्या होता है एटीपी, कोई बताएगा? व्हाट इज एटीपी? एटीपी, एडीपी, बोलिए। एनर्जी है, अच्छा। फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ड्राई फॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट, एटीपी एंड एडीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। यानी कि ये सब बनेंगे, यानी कि आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। परंतु बच्चों फिर वही अंत में सत्य क्या है जीवन का? ये शरीर पैदा हुई है मिट्टी से और मिट्टी में मिल जाएगी, और मिट्टी में मिल जाएगी तो फिर देखो चट्टानों में, रॉक में फिर व्याप्त हो जाएगी। ये चक्र चलता रहता है, जीवन आगे बढ़ता रहता है, हम लोग चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। बोलिए भाई, कहीं कोई डाउट? सर एक बार सभी नेम बोल दीजिए। ये देखो बेटा, रॉक एंड सॉइल, मिट्टी, चट्टान और मिट्टी। अब बारिश हुई मतलब कुछ चट्टानों में विशेष रूप से मिलता है, अधिकतम मात्रा में होगा, और सूक्ष्म मात्रा हमारी मिट्टी में भी पाया जाता है। अब वहां पर जब मिलता है तो बारिश होगी, तो बारिश में बहते हुए नदियों में पहुंच जाएगा, झीलों में पहुंच जाएगा, और फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के रूप में वहां पर बदल के संचित हो जाएगा। अब वहीं पर पौधे होंगे, पौधे होंगे इसे कंज्यूम करेंगे, प्लांट्स एब्जॉर्प्शन हुआ। ये देखो प्लांट्स एब्जॉर्प्शन, अब प्लांट्स में ये आयंस के फॉर्म में फॉस्फेट जमा हो जाता है। अब जब यह जमा हो गया फिर इसे एनिमल खाएंगे, प्लांट को, उसके रूट को, बार को, ये वो, है ना। अब जब ये खाएंगे तो भाई जब खाएंगे तो उसकी मेटाबॉलिज्म की क्रिया होगी, उपापचय की क्रिया होगी, यानी कि वह टूटेगा, केमिकली ब्रेक करेगा, देन एटीपी बनेगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और फॉस्फेट बन के फिर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और जब एनर्जी प्रोड्यूस करेगा बच्चों, कब तक भाई ये मशीनरी कब तक चलेगी? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, कितने साल? यानी कि फिर ये डिकम्पोज होगी, डाई होगी, डाई होगी, डिकम्पोज होगी, डीके होगी, और फिर मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए तो गाना चलता है ना, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। समझे? तो इस तरह से ये चक्र चलते रहते हैं, चलते रहते। बोलिए कि सबको समझ में आए कि नहीं? कहीं कोई क्या सवाल? बोलो बच्चों, बोलो भाई। चलिए समझदार बच्चे, अब इसी में एक अगला कंसेप्ट लिखो, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। एनवायरन असेसमेंट, इन्वायरमेंट असेसमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। और साफ साफ लिख लो। जरा सोचो बच्चों, आप लोग इसकी क्या जरूरत पड़ गई? क्या कंसेप्ट कहता है? सिंपल सी बात है,
पर्यावरण में आप बहुत सारे कार्य करते रहते हो, और जब अनियंत्रित ढंग से कार्य करते हो तो प्रॉब्लम आएगी। जैसे देखो, अब देखो मान्यताओं का, विचारों का कितना प्रभाव पड़ता है। जब तुम नियतिवाद को मानते हुए कोई कार्य कर रहे हो बच्चों अपने लाभ के लिए, तो फिर वही बात आएगी, आपकी सीमा, आपकी आवश्यकताएं सीमित होंगी। हे प्रभु, बस आप, पाप हो रहा है मुझसे प्रभु, माफ करना, परंतु क्या करूं, पेड़ नहीं काटूंगा तो कैसे खाना मेरा बनेगा, प्रभु माफ करना, है ना। अर्जेंट, बड़े मुश्किल से हाथ वाथ जोड़ के और भारी मन से कोई पेड़ काटे ना, प्रभु अब मैं दूसरा नहीं काटूंगा, और प्रभु मैं एक लगा दूंगा। एक याचक के भाव उसमें है ना, आवश्यकता पूरी कर रहे हैं उसी प्रकृति से, परंतु सीमित। परंतु जब आपका भाव हो गया मेरी मर्जी, ये पेड़ वेड़, इन पेड़ों से क्या होता है, हाँ, इन पेड़ों से क्या होता है, पेड़ काटो भाई, बढ़िया मकान बनना चाहिए। तो यही तो संभववाद है बच्चों, ये सारे संसाधन हमारे लिए। तो उस समय एक पेड़ नहीं काटोगे बच्चों, पता नहीं कितने पेड़ काटोगे। और इंटरेस्टिंग बात, कितने काटोगे परंतु एक नहीं लगाओगे। अरे हमारा काम क्या है, प्रकृति में लग जाएंगे, हमें क्या लेना देना। यही तो सब बातें हुई बच्चों, कि जब आपने ये मान लिया कि सारे प्रकृति के संसाधन मानव के लिए, हमने पहले माना था ना अपने संस्कृति में। देखो हमारी संस्कृति आज भी बच्चों, ये आज भी भारतीय संस्कृति इस रूप में यूनिक है। हमारे बहुत सारे पेरेंट्स, हमारे बहुत सारे ग्रैंडपा, बहुत सारे महिलाएं खासकर आज भी संस्कृति को मानती हैं बच्चों, कि ग्रामीण क्षेत्रों में या इवन शहरी क्षेत्रों में देखता हूं, वे सुबह दाना वाना लेके और पता चला कि छिटक के आती हैं पार्कों में। देखते हो क्या आप लोग? ये भारत में ही संभव है बच्चों, जहां पर लोग कबूतरों को दाना खिलाते हैं। पहले ही मूर्खता कहा जाता था, अरे भारत के लोग बड़े मूर्ख होते हैं, पता है पशुओं को फेंक देते हैं दाना। अरे वही दाना मानव को खिलाओ तो भूखे नहीं मरेंगे। अरे मानव खुद करे, क्यों खिलाएं उसको, क्यों खिलाएं? सब अपना अपना काम करो, है ना। तो देखो हम जाते हैं, मोर को खिलाते थे। अभी मेरे पास, मैं बताया था शायद आप लोगों को, मैं पार्क में जहां जाता हूं 2-3 लेडी आती हैं बच्चों, रोज इतना गेहूं और आटा लेके आती, इतना उनके कटोरी में इतना आटा होता है। तो कुछ कुछ बिल्ली उनकी चींटियों की मांद है, उन चींटियों की मांद के बाद छिटक के आएंगे। डेली का काम है, एवरीडे इन द मॉर्निंग। और 2 लीटर पानी की बोतल लेके आएंगी, पेप्सी वाली, और पानी का वहां पर उन्होंने व्यवस्था भी रख दी है, और उसमें भर देती है। और जब पार्क बंद हो जाता है तो पक्षी बहुत से आते अपना खाते कूदते, यानी कि उनका भी इकोसिस्टम में महत्व है, और इस महत्व को नाते हम एक्सेप्ट कर रहे थे। परंतु जब आपने मान लिया कि नहीं, तो प्रॉब्लम हो, और आपने नियंत्रित ढंग से प्रकृति का विदोहन करना प्रारंभ किया बच्चों, तो फिर दुष्प्रभाव तो आने लगे। और इसका प्रवर्तक कौन था? अमेरिका लीड करता था 1950 के दशक में, 40 के दशक में, 60 के दशक में। अमेरिका क्या भाई, हम डेवलपमेंट करते हैं, साइंस साइंस साइंस, ये जो एशिया वाले हैं और भारत वाले तो महामूर्ख, साइंस। परंतु बच्चों कुछ दिनों बाद ही समझ में आ गया कि साइंस का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अंधभक्ति करो, अंधे बन जाओ, प्रकृति को इग्नोर कर दो। प्रकृति मां है, अर्थ ममा, है ना, अर्थ ममा है ना बच्चों।
तो प्रकृति माँ है। माँ को जो इग्नोर करके चला जीवन में, वो खत्म कहानी, खत्म। तो ऐसे में कुछ देखो, कुछ करो, समझो, तो यही कंसेप्ट फिर आने लगा धीरे धीरे 1970 के दशक में बच्चों। यानी कि जब अमेरिका में बहुत तेजी से अनियंत्रित विकास हुआ, तो कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू हो रहा है तो यह हुआ कि ना ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। पहले हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करें तो हम उससे पहले ही क्या 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 इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा एसेस कर लें। जैसे उस समय यह हुआ, प्रोजेक्ट बन गया, और प्रोजेक्ट जैसे मान लो बांध बन गया, और बाद में लग रहा अरे यार इस बांध के बनने से भाई ना बहुत नुकसान हो, जितनी 500 मेगावाट बिजली नहीं पैदा हुई ना भाई साहब, उससे तो बड़ा इस एरिया में लॉस हो गया है, बहुत। यानी कि पाया हमने कम, खोया ज्यादा। तो बताइए बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमानी ये है कि पहले असेस कर लो। अब देखो ये सब गलतियां हिमालय के क्षेत्र में हमने की और आज भुगत रहे। सोचो बच्चों, जोशीमठ आप लोग तो पता नहीं गए होंगे या नहीं गए होंगे, मैं तो वहां पर गया हुआ हूं। इतना बड़ा एरिया, बहुत पहले गया हूं, काफी नगर है। इतनी 1,00,000-1,50,000 जिसकी जनसंख्या, उतने नगर को कहां भी स्थापित करके ले जाओगे भाई? बोलो, कहां भी स्थापित करके ले जा पाओगे? आसान है क्या? हा? दूसरे सैकड़ों सालों से जो लोग वहां पर रहते आ रहे हैं, जिनकी वहीं पर आजीविका है, जिनके पूर्वज हैं, जिनकी सारी बातें हैं, अब कहां जाएंगे वो? कहां जाएंगे? जितना हमने प्रोजेक्ट वहां पर स्थापित नहीं किए, उससे बड़ा हमने नुकसान कर लिया। यदि हम 1976 की जो रिपोर्ट थी मिस्टर डॉक्टर सिन्हा की, डॉक्टर सिन्हा या मिश्रा है, शायद सिन्हा है, उनकी रिपोर्ट को हम लोग बच्चों पढ़ लेते और उस रिपोर्ट को ध्यान देते और कोई भी प्रोजेक्ट वहां पर चला रहे होते, एसेस किए होते, तो शायद ये दुर्घटना नहीं होती, ये दुर्घटना नहीं होती। तो ये जो अवधारणा है इस चीज को प्रोड्यूस करती है। लिखो परिभाषा। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन व्यवस्थित ढंग से परियोजना के लाभकारी एवं हानिकारक परियोजना के लाभकारी एवं हानिकारक दोनों प्रकार के प्रभावों का आकलन करता है, आकलन करता, फुल स्टॉप। यह प्रस्तावित योजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की पहचान करने में मदद करता है, कॉमा प्रतिकूल प्रभावों की गंभीरता कम करने, प्रतिकूल प्रभावों की गंभीरता कम करने, अर्थात समन ब्रैकेट में मिटिगेशन, शमन करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करता है, करने के लिए सुझाव प्रस्तुत करता है तथा उन महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभावों का अनुमान लगाता है, पर्यावरणीय प्रभावों का अनुमान लगाता है जो
समन के बावजूद उत्पन्न हो सकते हैं, समन के बावजूद उत्पन्न हो सकते हैं। फुल स्टॉप। परियोजना के प्रारंभ में ही, परियोजना के प्रारंभ में ही इसके पर्यावरणीय प्रभाव, इसके पर्यावरणीय प्रभाव एवं उसके समन को ध्यान में रखते हुए, एवं उसके समन को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने से, योजना बनाने से पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के काफी लाभकारी प्रभाव हो सकते हैं, काफी लाभकारी प्रभाव हो सकते हैं। जैसे 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 पर्यावरणीय संरक्षण, जैसे पर्यावरणीय संरक्षण, पर्यावरणीय संरक्षण, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, और संसाधनों का इष्टतम उपयोग और परियोजना के समय तथा लागत की बचत करते हुए लोगों की भागीदारी, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। आप देखेंगे बच्चों, उत्तराखंड की अधिकांश परियोजनाओं में लोगों की भागीदारी नहीं है। उत्तराखंड की अधिकांश परियोजनाओं में लोगों की भागीदारी नहीं है, इसीलिए अधिकांश परियोजनाएं विवादास्पद रही। चलिए फिर आज इतना ही। ये कंसेप्ट आया क्या और इसमें क्या क्या घटक होते हैं और क्या क्या बातें होती हैं, इट विल डिस्कस टुमारो एट द सेम टाइम 8 o'clock। तो हम लोग मिलते हैं। टिल देन बाय। कोई क्वेश्चन हो तो बोलिए, बोलिए बच्चों। तो चला जाए बच्चों। पुष्पेंद्र चले अब।